बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 6 and respectable parents, assalamu alaikum. Previous lectures में हमने English A के lessons पढ़े, उसकी book reading with Urdu translation, उसका book work, question answers, each and everything has been completed. Now I am here with first lecture of English B for the students of class 6. My dear students, before starting my lecture, I would like to define English A and English B. What is the difference between English A and English B? Usually we used to listen about English A and English B. Have you ever what is English A and what is English B? ये जो दो मॉड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं में हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इंग्लिश की दो कैटेगरीज़ बना दी गई हैं। एक को इंग्लिश ए कहा जाता है और दूसरी को इंग्लिश बी। अब समझना ज़रूरी है क्योंकि जो भी इंसान की ज़िंदगी में अल्फाज आते हैं, जुमले आते हैं, कोई भी ऐसी मालूमात होती है या वो एवरीडे यूज़ के सेंटेंस हों या वर्ड्स हों, आखिर वो उनका वजूद क्यों इस दुनिया में हुआ, उनको क्यों अख़ज़ किया गया, उनको क्यों डिराइव किया गया। तो इंग्लिश ए क्या होता है? इंग्लिश ए से मुराद वो तमाम काम जो हमें टेक्स्ट बुक में हमारे जो सिलेबस के उसमें शामिल होती हैं बुक्स, उससे रिलेटेड जो काम होता है वो हमारा इंग्लिश ए कहलाता है, जिसमें स्टोरीज़ होती हैं, उसमें आपके चैप्टर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, लेसन्स होते हैं। वो सब जो आप पढ़ते हैं उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपका बुक वर्क, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर बुक। तो ये हमारा इंग्लिश ए कैटेगरी में फॉल करता है। अब इंग्लिश बी क्या है? इंग्लिश बी एक ऐसा मॉड है, एक ऐसी कैटेगरी है इंग्लिश स्टडीज़ की जिसमें आपको ज़्यादातर ग्रामेटिकल वर्क करवाया जाता है और बेसिकली ये एक लैंग्वेज बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें इंग्लिश के अंदर जितनी भी रिलेटेड ग्रामर होती है, जिसमें आपके हर एक चीज़ शामिल होती है जो इंग्लिश फैमिली से रिलेटेड होती है। असल में जो इम्पॉर्टेंस है वो इंग्लिश बी की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये बेस देती है, ये आपको फंडामेंटल्स यानी बुनियादी उसूल और ज़वाबित बताती है कि एक्चुअली इंग्लिश समझना क्यों ज़रूरी है और एक्यूरेसी यानी बिल्कुल सही हर चीज़ को समझना इंग्लिश जानने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए क्यों ज़रूरी है। सो दीज आर द मॉड्स ऑफ इंग्लिश which are English A and English B. So we have learnt about English A. Now we are going to start English B. English B में आपको पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के ज़रिए व्हाट्सएप मिल गया होगा, आपने उसको नोट डाउन कर लिया होगा। जितने भी आपकी चीज़ें थीं वो मैंने आपको इंग्लिश बी के लिए जो आपने ड्यूरिंग वेकेशन करनी थी वो मैंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको आप PDF कहते हैं उसके ज़रिए व्हाट्सएप कर दी गई थी। अब वही चीज़ें आपको यहाँ पर एक मेथडोलॉजी के ज़रिए, एक वीडियो के ज़रिए आपको बताई जा रही हैं। अब देखने में तो आपको सामने आज नज़र आ रहा होगा कि आज के लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर्स, जेंडर्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिनको आप क्या कहते हैं? सिंगुलर, प्लूरल। क्या कहते हैं? सिंगुलर, प्लूरल। अक्सर बच्चे प्लूरल कहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। जब आप किसी लैंग्वेज को बोल रहे होते हैं जो आपकी मदर टंग नहीं होती, चाहे वो कोई भी ज़बान हो, आपका लहजा इम्प्रेसिव होना चाहिए, आपकी अदायगी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है, हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, बट नेवर हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। कभी भी घबराइएगा नहीं गलतियाँ करने से। जब आप बोलेंगे, गलतियाँ करेंगे, तभी तो आप उसको सुधार सकेंगे ना।
अगर आप डर के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं गलत बोल ना जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरे से गलत अल्फाज निकल जाएं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप कभी भी सही बोल नहीं पाएंगे। डरना नहीं है, आपने बोलना है और बार बार बोलना है ताकि इसकी रेपिटेशन से आपकी गलतियाँ दुरुस्त हो जाएं। सिंगुलर, प्लूरल। अब सिंगुलर उर्दू में वाहिद को और प्लूरल जमा को कहते हैं। अब जमा तो बहुत सी चीज़ें, जैसे आप जमा करते हैं, अब उसको और भी मायनों में याद किया जाता है, बट यहाँ पर समझना इसलिए ज़रूरी है। बज़ाहिर तो आपको समझ में आ गया कि जी एस लगाएं, IES लगाएं या ES लगाएं तो हम प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि कोई ऐसा इसका पॉइंट, कोई ऐसा टिप हो, कोई टॉप टिप हो कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमने किसके साथ IES लगाना है, किसके साथ S लगाना है और ऐसा क्यों होता है। सो माई टुडेज़ लेक्चर इज़ ऑन सिंगुलर प्लूरल और इसके जितने भी रूल्स हैं उसके ऊपर होगा, जेंडर्स पे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे, और इसके अलावा आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उस पे होगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे सिंगुलर प्लूरल्स नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली जगह कम होती है। मैं आपको वर्बली बता दूँगी जो आपके नोट्स में आपको भेजे गए हैं, लेकिन इन सिंगुलर और इन प्लूरल्स के लिखने का क्या मकसद है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सिंगुलर प्लूरल पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपने जहन में किन रूल्स को रखना है। अब हमारा यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिखा है वो है सिंगुलर सिटी। स्पेलिंग देखिए, CITY, सिटी, सिटी। और इसका प्लूरल आप देख रहे हैं CITIES, सिटीज़। अब आप ये सोचेंगे कि इस Y को हटा के मैम ने IES क्यों लगाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो स्टूडेंट्स मेरे पास पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आई नो कि वो ये सब चीज़ें जानते हैं पहले से, लेकिन दोबारा से रिपीट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चाहती हूँ कि आपको बार बार आपके माइंड में फ्रेश कर दूँ ये चीज़ को, ताकि आइंदा अगर आप टीचर बने या आप कन्वे करें किसी को कोई बात तो आप लॉजिक के साथ करें। मुझे रटा सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही मैं रटा सिस्टम के फेवर में हूँ। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें उसके लॉजिक को समझ कर पढ़ें, क्या रीज़न है, रीज़न्स को सॉर्ट आउट करें, उसकी रूट्स को समझ के पढ़ें, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब जनाब यहाँ पर मैंने Y हटा के IES क्यों लगाया, S क्यों नहीं लगा दिया, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताना ज़रूरी है कि जब आपने सिंगुलर में देखा कि आपके सिंगुलर के आखिर में Y आ रहा है और Y से पहले वोवल मौजूद नहीं, क्या मौजूद नहीं, वोवल कौन कौन से होते हैं, A, E, I, O, U, वोवल मौजूद नहीं, तो आपने Y को रिक्वेस्ट करनी है कि आप जाएं यहाँ से और यहाँ पर हमने IES लगाना है। किस सूरत में, जब Y से पहले सिंगुलर में वोवल मौजूद ना हो। जिस सिंगुलर में Y से पहले वोवल मौजूद ना हो, आपने उसको हटाकर, Y को हटाकर IES लगा देना है। तो इस तरह हमारा सिटी क्या बन गया, सिटीज़। क्या बन गया, सिटीज़। इसी तरह देखिए SKY, अब Y से पहले K है और K वोवल नहीं है, तो वोवल नहीं होने की वजह से हमने Y को रिप्लेस कर दिया IES से। So this is the first and foremost rule, that if we do not have vowel before Y in singular, then we replace Y with IES in plurals. अब आएगा अगला स्टेप कि किसके साथ S लगेगा, VALLEY, वैली, वादी, ठीक है। अब यहाँ पर Y से पहले आपको E नज़र आ रहा है, तो वोवल है जी, बिल्कुल E वोवल है,
और वॉल से पहले आपने देखा कि वॉल जब है वाई से पहले तो हमने वाई को जहमत नहीं दी बल्कि जस्ट एस इसके सामने लगा दिया है। बस सिर्फ एक छोटी सी गेम है कि आपने ये देखना है कि वाई से पहले अगर वॉल मौजूद है तो आपने सिर्फ एस लगाना है, और अगर वाई से पहले वॉल मौजूद नहीं है तो आपने वाई हटाकर IES लगा देना है। एक और एग्जाम्पल, अगरचा ये आपके नोट्स में मौजूद नहीं लेकिन मैंने फिर भी इसको ऐड किया ताकि आपके लिए अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। Here we can see a vowel before the letter Y in singular. Then Y को हमने हटाने की बजाय उसके आगे जस्ट क्या लगा दिया, S लगा दिया। देख रहे हैं आप सब, एस लगा दिया। देखने से ज़्यादा समझने वाला लेक्चर है माय डियर स्टूडेंट्स। आप जिस तरह क्लास में इंजॉय करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, मेरा साथ देते हैं, आई होप कि यहाँ भी आप समझ के ही पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब तो ये हो गया कि हमने कहाँ IES लगाना है और कहाँ S लगाना है। नाउ कम्स टू वर्ड्स अ वर्ड न्यूज़, NEWS, न्यूज़। न्यूज़ स्टैंड्स फॉर, न्यूज़ किस लिए, किसके एब्रीविएशंस हैं? न्यूज़ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। नॉर्थ, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब न्यूज़ का प्लूरल हमेशा न्यूज़ ही रहेगा। एक बात और आपको मज़ेदार यहाँ पे बताती चलूँ माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली मेरा लेक्चर जो है ना ये इंग्लिश बी का, ये सिर्फ मेरे 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये उनके घर वालों के लिए भी है, सबके लिए है, क्योंकि इंग्लिश सबके लिए होती है, किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होती और इसको सीखने की कोई एज नहीं है। तो ये लेक्चर अगर आप गौर से देखेंगे तो आप लॉजिक के साथ बात कर सकेंगे। अगर आपने कहना हो कि मेरे पास एक अच्छी खबर है तो आप ये नहीं कहेंगे आई हैव अ गुड न्यूज़। आई हैव अ गुड न्यूज़ भी चल जाता है, बट the correct sentence will be I have a piece of news for you. I have a good piece of news for you. तो यहाँ पर न्यूज़ का जब आप कभी जुमला बनाएं तो आप क्या करेंगे, उसके साथ आप पीस ऑफ लगा दें तो ये बहुत इम्प्रेसिव हो जाएगा और सुनने वाले को भी आपकी लैंग्वेज इम्प्रेस करेगी। तो न्यूज़ का प्लूरल न्यूज़ ही होता है, सिंगुलर भी न्यूज़ है और प्लूरल भी न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ बजाते ख़ुद कोई लफ्ज़ नहीं है बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के एब्रीविएशंस को इकट्ठा करके एक वर्ड बनाया गया है। अब एक और नई मज़ेदार बात आपको सिखा दूँ ताकि आपके जहन में बहुत ज़्यादा आपके लिए क्लियर हो जाए और आपको मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर आप डबल ओ देख रहे हैं, PROOF, प्रूफ, और यहाँ पर इसका प्लूरल जब मैंने लिखा तो PROOFS। माय डियर स्टूडेंट्स, माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली। जहाँ पर F से पहले आपको डबल O नज़र आए, क्या नज़र आए, डबल O नज़र आए, तो आपने F के बाद जस्ट प्लूरल बनाने के लिए S इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने F को रिप्लेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये डबल ओ जो है F से पहले जहाँ पे भी आए आपने निशानी रखनी है। डबल ओ F से पहले अगर है तो आपने F के साथ जस्ट S लगा देना है। लेकिन अगर F से पहले दो तरह के लेटर्स हों, जैसे आप ये देख सकते हैं LOAF, लोफ। लोफ मीन्स आपकी जो ब्रेड है उसका एक स्लाइस, वो लोफ कहलाता है। तो ये जो लोफ आप देख रहे हैं LOAF, लोफ, तो यहाँ पर F से पहले आपको नज़र आ रहा है दो तरह के लेटर्स, और हमने दो तरह के लेटर्स जब देखने हैं तो F को रिक्वेस्ट करनी है कि जी आप यहाँ से जाएं, और हमने क्या लगाना है, VES। क्या लगा दिया हमने F को हटा के, VES। सिंपल बात, सिंपल पॉइंट कि अगर F से पहले डबल हो O हो तो आपने F के बाद सिर्फ प्लूरल बनाने के लिए S लगा देना है।
और अगर आपके पास F से पहले दो अलग अलग तरह के लेटर्स हैं तो आपने F हटाकर VES लगा देना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे सिंपल रूल्स जिनसे आपने सिंगुलर प्लूरल को हमेशा जहन में रखना है। और अब मैं आपके सामने आपके जो सेंड करदा सिंगुलर प्लूरल हैं वो रीड आउट कर देती हूँ। Open your notes in front of you. Keep your lead pencils and rough copies with you. Try to be isolate during your lecture and try to be focused and attentive during my lecture as you perform in your class. Singular plural. Notes open कीजिए, देखिए गौर से। Brother, brothers. Rupee, rupees. Face, faces. Brush, brushes. Needles, needle, needles. City, cities. Sky, skies. Lorry, lorries. Essay, essays. Radio, radios. Loaf, loaves. Roof, roofs. Sheep, sheep. Hair, hair. Leaf, leaves. Page, pages. Valley, valleys. Country, countries. Inch, inches. News, news. Piece, pieces. Child, children. Thief, thieves. Dozen, dozen. Cattle, cattle. अब यहाँ पर आपको डज़न और कैटल सेम नज़र आ रहे हैं और जनाब आपने इसको एज़ इट इज़ ही राइट डाउन कर देना है। आपने ये नहीं करना कि आपने इसके ऊपर कोई एस लगा देना है और या फिर आपने इसको अपने तौर पे चेंज करना है। नहीं, कुछ ऐसे होते हैं सिंगुलर्स जिनको आप हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, जिनमें कैटल आ गया है और उसके अलावा आपके यहाँ पर डज़न भी है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिंगुलर्स हैं ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो ये आपके सिंगुलर प्लूरल्स थे। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स जेंडर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। इंसान को बिलखुसूस ख़ास तौर पर दो कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं, एक मेल और फ़ीमेल। यहाँ पर जेंडर्स की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल के बारे में बताया जा रहा है, यानी उर्दू में जिसको आप मुज़क्कर और इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और उर्दू में मुअन्नस और इंग्लिश में फेमिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमिनिन, फेमिनिन। अब यहाँ पर आपको सारे आप मुज़क्कर मुअन्नस तो मैंने नहीं लिखे हैं, यहाँ पर लिखने का जो मकसद है वो ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ जिनकी प्रोनंसिएशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए सीखना, जिनकी लॉजिक सीखना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या हैं? द फर्स्ट मैस्कुलिन इज़ नेफ्यू। PHF की साउंड दे रहा है, नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा। नीस, ये नाइस नहीं है, नीस। क्या पढ़ेंगे इसको? नीस, नेफ्यू, नीस, भतीजा, भतीजी। अब नीचे आ गया बेबी। बेबी का मैस्कुलिन भी बेबी और फेमिनिन भी बेबी है। अगर आप इसके आगे बेबी बॉय या बेबी गर्ल लगा दें तो डिस्टिंक्शन यानी अलहदगी हो सकती है, फ़र्क ज़ाहिर हो सकता है। बट व्हेन यू आर राइटिंग जस्ट द वर्ड बेबी, सो नो वन कैन अंडरस्टैंड कि वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल। तो बेबी अकेला वर्ड अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका फेमिनिन भी बेबी ही होगा। सर्वेंट, सर्वेंट, सर्वेंट
आपके मुलाजिम जो आपके पैसे लेकर आपका काम करते हैं। मेल यानी मर्द हजरात, जो अगर आप मुलाजिम रखें तो आपका काम कर देते हैं पैसे लेकर। इसी तरह घर में जो ख़वातीन मुलाजमाएँ होती हैं उनको मेड कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आपको यहाँ बताती चलूँ, काइंडली उनको काम वालियाँ ना कहा करें, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप अगर उनको काम वालियाँ कहेंगे तो काम तो आप भी करते हैं, आपकी मदर भी करती हैं, आपकी सिस्टर भी करती हैं, सब लोग काम करते हैं, कौन है जो काम नहीं करता। तो काम वालियाँ कहना एक ज़रा ऑड लगता है, और उनको ये उनके सामने कहना कि जी काम वाली आ गई हैं और काम वाली आंटी ये कह रही हैं, दिस इज़ रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ग्रोन अप नाउ, और आपको एटिकेट्स एंड मैनर्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब भी आप कहें तो आप मेड कह दें, ठीक है, कि ममा मेड आई हैं, या आपने उनको इज़्ज़त से बुलाना है, आंटी कह के बुला लें, लेकिन काइंडली ये एक स्पेसिफ़िक वर्ड उनके लिए मत रखें, क्योंकि वो तो हमारा काम करने के लिए आई हैं। तो काम वालियाँ तो ऑब्वियसली हम भी तो काम करते हैं ना, तो इसलिए आपने कभी भी किसी भी सर्वेंट या मेड को बुरे अल्फाज से नहीं बुलाना है, बहुत प्यार से, इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे, बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने सर्वेंट, मेड, स्टैलियन, मेयर, घबराएं नहीं, ये वही हॉर्स है जिसको यहाँ पर मैंने स्टैलियन लिखा है, एंड स्टैलियन इज़ अ यंग हॉर्स, एक नौजवान घोड़ा जो आप एक तो होता है ना छोटा कॉल्ट होता है, यंग वंस में आपने पढ़ा है हॉर्स का कॉल्ट, कॉल्ट से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अडल्ट हॉर्स हो जाता है, उसको स्टैलियन कहते हैं। स्टैलियन, मेयर, स्टैलियन हॉर्स ही है, उसको हॉर्स ही की किस्म है, हॉर्स की एक्चुअली ग्रोन अप जो फॉर्म है उसका बड़ा हो जाना, अडल्ट फॉर्म में जब वो आ जाता है, नौजवान बन जाता है, तो उसको स्टैलियन कहते हैं। और स्टैलियन का फेमिनिन है मेयर, ठीक है, स्टैलियन, मेयर। रूस्टर, अगेन अनदर न्यू वर्ड, ओ माय गॉड माय स्टूडेंट्स, आपने प्लीज़ घबराना नहीं है, आपने रूस्टर, रूस्टर कहते हैं बड़े मुर्गे को, कॉक तो सुना है ना आपने, रूस्टर अ बिग फैट कॉक, उसको रूस्टर कहते हैं। नया नया वर्ड आपको दे रही हूँ, एक ही तरह के घिसे पिटे वर्ड इस्तेमाल कर करके आई थिंक आप भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नया वर्ड मिल रहा है और वो है रूस्टर। क्या है? रूस्टर। रूस्टर हैन, जैसे कॉक हैन था, इसी तरह रूस्टर हैन, बड़ा मुर्गा और मुर्गी। नाउ लेट्स कम टू द सिमिलर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। जिस तरह बेबी का फेमिनिन भी बेबी है, इसी तरह फ़िश का फेमिनिन भी फ़िश है, चाइल्ड का फेमिनिन भी चाइल्ड है। प्यूपिल शागिर्द को कहते हैं, स्टूडेंट की तरह प्यूपिल भी शागिर्द होते हैं जो कुछ आपसे सीख रहे होते हैं। तो प्यूपिल, प्यूपिल दोनों सेम हैं। अब ये तो हो गए कुछ ऐसे मैस्कुलिन फेमिनिन जिनके अंदर लॉजिक थी, जिनको समझाना ज़रूरी था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल ऑल द मैस्कुलिन फेमिनिन विच आई हैव गिवन टू यू वाया पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट थ्रू PDF. नाउ ओपन योर नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू, होल्ड योर पेंसिल। कौन सी पेंसिल? जस्ट लेड पेंसिल। यू नो बेटर देन मी कि आपको क्यों मैंने ये कहा हुआ है, क्योंकि अगर आप बुक की इज़्ज़त करेंगे, नोट्स की इज़्ज़त करेंगे तो आपको भी इज़्ज़त मिलेगी। और इसके ऊपर पेन से बुक पे कभी नहीं लिखते हैं, बहुत गंदा भी लगता है और आपका जो सारा पेज है वो ख़राब हो जाता है। सो होल्ड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड, आपने फिंगर रखनी है और स्पेलिंग्स भी आपने देखते जाने हैं। मैस्कुलिन्स और फेमिनिन को आपने देखना है कि आप प्रॉपर तरीके से उसको पढ़ सकें। मैस्कुलिन नेफ्यू, नीस, हंटर, हंट्रेस, हंटर शिकारी को कहते हैं और हंट्रेस शिकारन। टाइगर, टाइग्रेस, फाउंडर, फाउंड्रेस। फाउंडर का मतलब होता है बनाने वाला, बानी,
बानी बनाने वाले को कहते हैं। जिस तरह कायद आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो इसी तरह अगर किसी भी कंपनी की, किसी भी अच्छी NGO की या किसी भी आप देखें कोई भी ऐसी नया फर्म आप बेस कर रहे हों और उसकी एक औरत ने बुनियाद रखी हो तो उसको फाउंड्रेस कहते हैं। जीव यहूदी, जीवस यहूदन। विडोअर, विडो, विडोअर रंडवा यानी जिसकी वाइफ की डेथ हो जाए, और विडो जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाए। विडोअर, विडो, हस्बैंड, वाइफ। फॉक्स, विक्सन, डायरेक्टर, डायरेक्ट्रेस यानी हिदायत देने वाला, गाइड करने वाला, आपको बताने वाला, डायरेक्ट करने वाला। एक अगर मर्द है तो वो डायरेक्टर है, और अगर एक औरत है तो डायरेक्ट्रेस। बुल, काउ, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस। बेबी, बेबी, सर्वेंट, मेड। कॉक, हैन। देखिए यहाँ 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, कॉक में भी हैन इस्तेमाल हुआ है, और आगे आप देखेंगे विज़र्ड, विच। बक, डो। अब ये बक क्या है? बक जो है वो एक हिरन है, ठीक है, हिरन। और डो जो है वो हिरनी को कहते हैं। स्टैलियन, मेयर। टॉम, क्वीन। टॉम क्या है? टॉम एक नौजवान बड़ा सा बिल्ला, मेल कैट टॉम, और उसकी फीमेल क्वीन, टॉम क्वीन यानी बिल्ला बिल्ली। पुलिसमैन, पुलिस वुमैन। रूस्टर, हैन। ये देखें रिपीट हुआ है। जाइंट, जाइंटेस। जाइंट जिनको कहते हैं, और फीमेल जिन जो हैं उनको जाइंटेस। फिश, फिश। चाइल्ड, चाइल्ड। प्यूपिल, प्यूपिल। ब्रदर इन लॉ, इन लॉ यानी कि आपके रिश्ते में ब्रदर लगें, चाहे वो आपके बहनोई हों, चाहे वो आपके कोई ऐसे रिश्तेदार हों जो आपके दूर दराज की बहन के हस्बैंड हों, तो इसका फेमिनिन है सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, sister in law. So these were the genders that we have gone through. Now let's come towards the forms of verb. What is verb? Let's revise. What is verb? जी, verb shows action, और यहाँ पर आपने forms बतानी है उस action की कि आया कि ये action present में था, past में था, या इसने future में होना है। Some other changes. तो यहाँ पर आपने जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ी सी लिखी हैं बिकॉज़ यहाँ पर इतना टाइम भी नहीं है और इतना यहाँ पर वास्ट हमारे पास ब्लैक बोर्ड भी नहीं होता, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको लिख देते हैं। बाकी आपको वर्बली मैं बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इनको समझ के पढ़ना है। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। एक्ट अमल करना, एक्टेड, एक्टेड बहुत आसान है। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड। अब्यूज़ बुरा भला कहना, गाली देना, बदकलामी करना। अब्यूज़्ड, अब्यूज़्ड। ऐड, ऐड जमा करना, एडेड, एडेड। ठीक है, ऐड, एडेड, एडेड। मेक, मेक बनाना, किसी चीज़ को बना के रखना, मेड, मेड। अलाउ इजाज़त देना, अलाउड, अलाउड। अलाउ, अलाउड, अलाउड। गिव, गेव, गिवन। गिव, गेव, गिवन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, drank, drunk। Run, ran, run। Run, ran, run। Break, broke, broken। Break, broke, broken। Call, called, called। Call, called, called। So these were some of the forms of verb. Now open your notes in front of you. I am going to tell the other forms of verb in front of you.
अब यहाँ पर आपको इसके अलावा जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब नज़र आ रही हैं वो कौन सी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, जहाँ तक हमने लिख लिया है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपके सामने हैं, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड तक। उसके बाद है चेंज, चेंज, चेंज्ड, चेंज्ड, कैच, कॉट, कॉट, CAUGHT कॉट और CAUGHT कॉट, ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड, ED लगा देंगे, डिग, डग, डग, ईट, एट, ईटन, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन। फॉर के आगे गिव की फॉर्म्स लगेंगी, जैसे गिव, गेव, गिवन होता है, तो इसी तरह फॉरगिव, फॉरगेव, फॉरगिवन, गो, वेंट, गॉन, पुट, 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 रीड, रेड, रेड। माय डियर स्टूडेंट्स, कीप इट इन माइंड कि आपने रीड की तीनों फॉर्म्स के स्पेलिंग सेम लिखने हैं, लेकिन इनकी प्रोनंसिएशन चेंज हो जाती है। और वो कैसे हो जाती है कि आपको मैं बताती चलूँ। यहाँ पर मैं ये सिंगुलर प्लूरल्स की हेडिंग्स को ख़त्म कर देती हूँ और यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ मैं आपके लिए बोर्ड रेडी कर देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनफैक्ट ये क्या चीज़ है। क्योंकि समटाइम्स आपके जहन में होता है लेकिन लॉजिक नहीं होती, तो आप भूल जाते हैं कि ये रेड के स्पेलिंग कहीं ऐसा तो नहीं है कि RED रेड है। नो, जब आपने यहाँ पर मैं इसकी हेडिंग जब आपने रीड करना है READ रीड, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी यही स्पेलिंग होंगे और थर्ड फॉर्म के भी यही स्पेलिंग होंगे, लेकिन आपने इसकी प्रोनंसिएशन चेंज कर देनी है और इसकी प्रोनंसिएशन क्या हो जाएगी, रेड, और इसकी भी रेड। ठीक है, प्रोनंसिएशन चेंज होगी बट स्पेलिंग्स यही रहेंगे, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। उसके बाद राइट, राइट में आपका W साइलेंट है, राइट, और फिर रोट, और फिर याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स के रिटन में डबल T आता है, लेकिन राइटिंग अगर आप लिखेंगे तो सिंगल T आएगा, रिटन में हमेशा डबल T आता है। इसके बाद है डाई, डाई मरना, डाइड, डाइड, डू बहुत ही आपकी कॉमन, डू, डेड और डन। अब देखिए आपको याद आ जाएगा कि डेड जहाँ लगा हो वहाँ हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म्स लगाते हैं। अब आपको पता चला कि क्यों, क्योंकि डेड ऑलरेडी एक सेकंड वर्ब है, ठीक है, एक सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म के साथ आप एक लाइन में दो सेकंड फॉर्म्स ना यूज़ करें, आपने डेड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक और चीज़ सीखने का वक्त है कि जिनके सेकंड फॉर्म की ED, ठीक है, ये कौन से वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स। कौन से वर्ब्स कहलाते हैं, रेगुलर वर्ब्स, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के आखिर में जस्ट आप किसका इजाफा कर दें, ED का। ठीक है, अगर आपने किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ED का इजाफा कर दिया तो वो कौन से हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको अटेंड करवाया अभी, अटेंड, अटेंडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या है, अटेंडेड। अब यहाँ पे आपने देखा कि अटेंड और डिड है, यहाँ पे इसकी ED और ED, ये दोनों ED और ED के इजाफे से कौन सा वर्ब बन गया आपका, रेगुलर, रेगुलर वर्ब। साथ के साथ सिखाने का मकसद ये है कि कॉन्टीन्यूटी जो है वो आपकी बरकरार रहे। तो ये कौन से वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ED आता है, रेगुलर वर्ब। अब एक और आपने ये देखा यहाँ पर, जैसे ये डू है तो डू के आखिर में ID और NE आ रहा है, तो ये कौन से वर्ब हो गए, इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर जो है उनकी निशानी क्या है कि उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है या उसके आखिर में ED नहीं आता। तो जिन फॉर्म्स ऑफ वर्ब के आखिर में ED आएगा
तो ये कौन सी फॉर्म्स हो जाएंगी? रेगुलर वर्ब्स हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये जिनके मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सब रेगुलर वर्ब्स हैं। और जो नहीं अंडरलाइन की, जिनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो आप समझ लीजिए कि क्योंकि उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है या उनके आखिर में ईडी नहीं आ रहा, सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। तो ये आपका रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स भी हो गया, फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी हो गए, नंबर्स, जेंडर्स भी हो गए। अब आएंगे हम अपने अगले पार्ट की तरफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इंग्लिश बी के लेक्चर में नंबर्स, जेंडर्स और फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ी। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, you have already known about parts of speech। जिस तरह आपके बोले जाने वाले हरूफ, अल्फाज मुख्तलिफ आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं उर्दू में, इसी तरह इंग्लिश में भी यहाँ पर बोले जाने वाला इंग्लिश का सेंटेंस, उसमें हर वर्ड किसी न किसी तरह किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आप किसी का नाम बोल रहे हों तो वो नाउन हो जाएगा। नाम को हटा के रेपिटिशन को रोकने के लिए अगर आपने कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो प्रोनाउन, और अगर किसी में कोई काम का करना या होना पाया गया तो वो उर्दू में फ़ेल और इंग्लिश में वर्ब कहलाता है। इसी तरह आपने अगर एडजेक्टिव को बेहतर तरीके से बताना है, उसकी तफसील बतानी है कि काम हुआ तो कैसे, किस तरीके से हुआ, क्या अंदाज़ था, तो वो एडवर्ब बताता है। और इसी तरह अगर किसी नाउन की खुसूसियत बयान करनी हो तो हम एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर हमने हरूफ जार इस्तेमाल करने हो तो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने मुख्तलिफ़ अल्फाज को किसी और जुमले से जोड़ना हो या एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ना हो तो हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आखिर में नंबर 8 जो है वो इंटरजेक्शन, यानी आपके मुंह से निकले हुए ऐसे अल्फाज जो आपकी फ़ीलिंग्स को ज़ाहिर करें, वो असल में किसी तरह के कोई मायने नहीं रखते, लेकिन वो आपकी फ़ीलिंग्स, आपके इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे अल्फाज को इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये आप पहली क्लासेस में भी अगरचे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बार बार बताने का मकसद ये है, और इस पार्ट को हर क्लास में शामिल करने का मकसद ये है ताकि आप जब यहाँ से बड़े स्टैंडर्ड में यानी 8 क्लास में जाएं, नर्सरी KG 1, 2 और ऑनवर्ड 7 तक पढ़ के, तो आपके जहनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हों। क्योंकि इंग्लिश जो है वो कंसेप्चुअल स्टडी का नाम है। जिस तरह मैथ्स में फ़ॉर्मूला के साथ पढ़ाई की जाती है, आपको फ़ॉर्मूला लगा के ही सब कुछ आपका क्वेश्चन सही निकलता है, जस्ट लाइक दिस इंग्लिश का भी यही हाल है। आपने कभी भी लॉजिक के बग़ैर, कॉन्सेप्ट के बग़ैर नहीं पढ़ना, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको वक्ती तौर पे तो वो चीज़ याद हो जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ आपके साथ नहीं रहेगी। जिस तरह आपका क्लास लेवल चेंज होगा वो आपके माइंड से निकल जाएगी। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे बोले जाने वाली जो सेंटेंस है, हमारी बातचीत है, उसके कितने हिस्से होते हैं, ये इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। स्पीच का मतलब होता है बोलना, ठीक है। आप स्पीच करते हैं ना, जैसे आप स्पीच करते हैं, तकरीर करते हैं। स्पीच यानी आपके ज़बान से अदा होने वाले अल्फाज, जुमले, उनके कितने हिस्से होते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम जो भी अल्फाज या जुमले बोलते हैं उनको 8 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो नंबर 1, नाउन। नाउन, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नाम के बग़ैर पैदा हुई हो, यानी जिसका कोई नाम ना हो। हर चीज़, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, इसका कोई ना कोई नाम है।
नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अली, लाहौर, बुक एट्सेट्रा। यानी ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर नाउन ही हो, यहाँ पर किसी भी चीज़ का, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ जिसका नाम हो वो इंग्लिश में नाउन कहलाता है। ठीक है, अब आगे नाउन की कितनी काइंड्स हैं और उसको किस तरह डिवाइड किया जाता है वो एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पर यू विल हैव टू कीप इट इन माइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज़ नाउन। नंबर 2, द सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब नाउन से पहले प्रो लग गया है, प्रोनाउन। आ pronoun is used instead of noun। एक प्रोनाउन नाम की जगह इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी नाम की जगह, चाहे वो कॉमन नाउन हो, चाहे वो प्रॉपर नाउन हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, कोई भी नाम हो, उसकी जगह रेपिटिशन को रोकने के लिए, रेपिटिशन का मतलब होता है एक ही बात को एक ही अल्फाज इस्तेमाल करके बार 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 बोला जाए तो वो रेपिटिशन कहलाती है। और रेपिटिशन आपकी कॉन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं बनाती। इफ़ यू वांट टू मेक द कॉन्वर्सेशन इम्प्रेसिव यू विल हैव टू यूज़ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन। मिसाल मैं आपको समझाती जाऊँ, ही, शी, इट एट्सेट्रा। अब इसको आप किस तरह समझेंगे? जैसे मैंने बोला कि सारा इज़ आ गुड गर्ल, सारा गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सारा गोज़ टू स्कूल, सारा हेल्प्स हर मदर। अब यहाँ पे मैंने आपको 4 जुमले बोले हैं जिसमें बार 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 मैंने सारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फर्स्ट सेंटेंस में सारा जो है वो इंडिकेट कर रही है कि सारा के मुतल्लिक, यानी एक लड़की सारा है उसके मुतल्लिक बात हो रही है। अब सारा जो है वो एक अच्छी लड़की है। अब हमने अगले जुमले में क्या करना था कि शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गोज़ टू स्कूल, शी हेल्प्स हर मदर। और यहाँ पर आपने देखा कि सारा को मैंने रिप्लेस कर दिया शी से। ठीक है, सारा को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने? शी से। सारा को रिप्लेस कर दिया मैंने इस शी से, तो सारा की रिप्लेसमेंट शी ने की, तो यहाँ पर पता चल गया कि उस लड़की के बारे बात हो रही है जिसका नाम सारा है। तो आपकी कॉन्वर्सेशन इम्प्रेसिव हो गई। तो यहाँ पर नाम की जगह पर जब भी कोई आपको इस तरह के वर्ड्स नज़र आएँ तो वो क्या कहलाएंगे? प्रोनाउन। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब। Verb is the first and foremost and very important part of speech. Verb shows action. Verb shows action. यानी किसी भी लफ्ज़ में किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू, ईट, ड्रिंक, स्लीप एट्सेट्रा। यानी इसमें करना, खाना, पीना, सोना। अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करती जाऊँ माय डियर स्टूडेंट्स के हमेशा वर्ब से पहले टू इस्तेमाल करते हैं, TO2। जैसे यहाँ पर ये आपने डू लिखा है, टू डू, असल में ये है, लेकिन क्योंकि आपने आम इस्तेमाल करना होता है और यहाँ पर इस टू के बग़ैर भी चल जाता है, लेकिन जहन में रखिए कि वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इससे पहले आपने टू, ठीक है, टू इस्तेमाल लाजमी करना होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में जब हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर जगह पर टू लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। करेक्ट वर्ड इज़ टू डू, टू ईट, टू ड्रिंक, टू स्लीप।
एट्सेट्रा। लेकिन आपने जहन में रखना है कि किसी भी जुमले में अगर टू का लफ्ज़ ना भी हो और किसी काम का करना या होना कोई लफ्ज़ ज़ाहिर करे तो अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच वो क्या कहलाएगा? वर्ब यानी फेल। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब। तो ये थे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 4 एडवर्ब। Adverb. An adverb explains the meanings of an adjective. एक adverb बयान करता है तफसील से कि खसूसियत या सिफ्त क्या है, यानी उसके मतलब को वाज़े करता है। मिसाल के तौर पर नीट एक एडजेक्टिव है। अब नीटली, साफ़, नीट का मतलब साफ़ और नीटली सफाई से। स्वीट का मतलब मीठा, स्वीटली मिठास से। ब्रेव बहादुर और ब्रेवली बहादुरी से। अब यहाँ पर ली ने बता दिया कि ये जो क्वालिटी थी ये किस तरह की थी, यानी इस क्वालिटी को बयान करने के लिए जिन लफ्ज़ों का, जिन हमें हरूफ का सहारा लिया गया, उसने क्लियर कर दिया कि एक्चुअली ये असल एडजेक्टिव किस तरह से काम कर रहा था। तो जिस तरह यहाँ पर आपको सिर्फ ये ly के बताए जा रहे हैं, हालांकि एडवर्ब्स बहुत से होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और इस तरह बहुत से एडवर्ब्स जो आप अपने रिव्यूज़ एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपने क्या याद रखना है कि एन एडवर्ब एक्सप्लेन्स द मीनिंग्स ऑफ एन एडजेक्टिव। यहाँ मिसालें भी मैंने दे दी, तो आपने जहन में रखना है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब एंड नंबर 5 एडजेक्टिव। जी, नंबर 5 द 5th पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव उर्दू में इसमें सिफ्त को कहते हैं। सिफ्त का मतलब खूबी होता है। अब ये नहीं आपके लिए ज़रूरी कि आप सिर्फ कोई पॉजिटिव खूबियाँ ही बयान करें, नेगेटिव बात भी हो सकती है। जो भी बात नाउन से रिलेटेड होगी, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, जिस तरह की भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हों या वो उसकी शॉर्टकमिंग्स हों। मैंने कौन से वर्ड्स बोले हैं, मैं आपको अपनी स्पीच में, अपनी कॉन्वर्सेशन में कुछ नए नए अल्फाज हमेशा से देती रहती हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि आपका इंग्लिश स्पोकन बेहतर हो सके। तो नाउन से रिलेटेड जो भी शॉर्टकमिंग का मतलब खामियाँ और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब खूबियाँ, यानी किसी भी नाउन से रिलेटेड खूबियों या खामियों का जो भी एक्सप्लेनेशन होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सॉरी, फॉर एग्जांपल टॉल, बिग, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा। अब यहाँ पर एक कोई भी नाउन था, उसकी खूबियाँ क्या हैं? लंबा, बड़ा, खूबसूरत। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नाउन हो सकता है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के मुतल्लिक बताता है कि ये नाउन कैसा है। तो नंबर 1, these all parts of speech should be your fingertips, should be on your fingertips. So noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Number 6, preposition. प्रपोजिशन उर्दू में हरूफ जार को कहते हैं। और हरूफ जार क्या होते हैं? अब सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी। डेफिनेशन क्या है? प्रपोजिशंस क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। प्रपोजिशंस वाज़े करते हैं मतलब किसी भी जुमले का। किसी भी जुमले का मतलब वाज़े करने के लिए कौन इस्तेमाल होता है? प्रपोजिशंस। अब मिसाल के तौर पर कौन कौन से प्रपोजिशंस आप देखते हैं? इन, ऑन, एट, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा मीन्स वगैरह वगैरह। यानी यहाँ पर क्योंकि जगह कम होती है, अगर हम तमाम
चीज़ें लिखना शुरू कर दें तो ना ये लेक्चर पूरा होगा और ना ही यहाँ पर जगह होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मिसाल सुन लीजिए। अब मैं एक जुमला बोलने जा रही हूँ आपके सामने। द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्या जुमला बोला मैंने? द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पर किताब मेज़ पर है, जुमले का मतलब वाज़े हो गया आपके सामने। यहाँ पर आपने कौन सा प्रपोजिशन देखा? ऑन देखा, जुमले का मतलब बिल्कुल वाज़े हो गया। अब अगर मैं एक जुमला बोलती हूँ द बुक इज़ टेबल, यहाँ मैंने इस प्रपोजिशन को मिस कर दिया, यहाँ नहीं बोला, तो मैंने बोला द बुक इज़ टेबल, किताब मेज़ है। तो ये तो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है सेंटेंस की, मतलब समझ नहीं आ रहा। अब आप कहेंगे कि ये कैसा जुमला है कि किताब मेज़ है। अब आपने पर लगाकर, यानी उर्दू में पर, किताब मेज़ पर है, तो जुमले का मतलब वाज़ेह हो गया कि एक किताब थी वो मेज़ के ऊपर रखी हुई है। तो जुमले के मतलब को वाज़ेह करने के लिए, क्लियर करने के लिए प्रपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं। So it was the sixth part of speech. Review: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition. Number 7, conjunction. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, conjunction यानी जोड़ने वाला, ज्वाइन करने वाला, मिलाने वाला। A conjunction connects the words and sentences with each other। यानी एक कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन, क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? कंजंक्शन। क्या प्रोनाउंसिएशन है? कंजंक्शन। JUNC, जंक, और TION जिस भी लफ्ज़ के साथ लगता है वो शन की आवाज़ देता है, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन साहब करते क्या हैं? अ कंजंक्शन कनेक्ट्स द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विद ईच अदर। एक लफ्ज़ को या अल्फाज को जुमलों के साथ या किसी भी जुमले के साथ जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे कंजंक्शन कहते हैं। मिसाल, अब मिसाल मैं जो आपको दे रही हूँ आपने जहन में रखना है कि इस मिसाल में आप क्या समझ रहे हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आम तौर पर यूज़ होने वाले कंजंक्शंस कौन से होते हैं? बट, एंड, इफ़ वगैरह वगैरह। अब मैं मिसाल दे रही हूँ कंजंक्शन की, सुन लीजिए। सबा, सना और मायरा बाज़ार गए। अब यहाँ पर आपने और का लफ्ज़ सुना, और क्या है? कंजंक्शन। वेरी गुड। यानी सबा, सना, दो बच्चियाँ, ठीक है। अब इनके साथ हमने मायरा को जोड़ना है, तो मायरा एंड, एंड क्या है? कंजंक्शन। अब एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ने के लिए या एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से या अल्फाज को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़बान में कंजंक्शन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज कीप इट इन माइंड, इफ़ यू सी द वर्ड्स बट एंड इफ़, so you have to know that these words belong to the parts of speech number 7, conjunction। यानी एक जुमले को, कुछ लफ्ज़ों को, एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़, जुमले या जुमलों से जोड़ने वाला लफ्ज़। Now last of the parts of speech is number 8, interjection। Interjection, sometimes when we hurt, जब हमें चोट लगती है, या when we feel excitement, या when we feel very very happiness, तो फिर हम अपने मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिनका बज़ाहिर कोई मतलब नहीं होता, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, लेकिन वो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को बयान कर रहे होते हैं। इंटरजेक्शन describes
द सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। इंटरजेक्शन जो है ये आपकी क्या करता है, सडन फीलिंग्स को, अचानक आपकी जो जज्बात होते हैं और आपके एहसासात होते हैं उनको बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनको इंटरजेक्शन कहते हैं। देखिए शन का लफ्ज़ आ रहा है, TION, शन प्रपोजिशन, कंजंक्शन, शन TION शन, इंटरजेक्शन TION शन। Always try to focus the pronunciation of all the words जो आपके सामने मैं बोलती हूँ, जो आप पढ़ते हैं। सिर्फ आपको वही चीज़ नहीं देखनी जो आपको दिखाई जा रही है, आपको हमेशा ऐसी बातें भी नोटिस करनी चाहिए जो बज़ाहिर तो आपको बोल के नहीं बताई जा रही लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होंगी। तो इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस, यानी जो नहीं भी लिखा उसको भी पढ़ लो। तो यहाँ पर शन का प्रोनंसिएशन आपको बताया जा रहा है कि शन की आवाज़ जहाँ निकले तो TION। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन आपके मुंह से निकली हुई फीलिंग्स और इमोशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कोई मैच जीत जाते हैं, ख़ास तौर पर लूडो गेम जीत जाते हैं, या कोई घर में या बाहर कोई गेम आप खेल रहे होते हैं, क्रिकेट मैच आप देख रहे होते हैं और पाकिस्तानी टीम जीत जाती है तो आपके मुंह से क्या अल्फाज निकलते हैं, हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। Hurrah explains that you are in very excitement, then you are feeling happy. Hurrah explains that you are feeling happy. तो यहाँ पर आप हुर्रा का लफ्ज़ देख रहे हैं और इसके आगे आपको एक निशान नज़र आ रहा है। इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन साइन। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसे अल्फाज बोले हैं जो इंटरजेक्शन हैं। दूसरा है वाव, जब आप कोई खूबसूरत चीज़ देखते हैं एकदम आपके मुंह से निकल जाते हैं वो अल्फाज जिनका असूली तौर पर तो कोई मतलब नहीं है किताब में या किसी डिक्शनरी में, लेकिन वो आपकी फीलिंग्स को ज़ाहिर करते हैं। वाव यानी आपने कोई खूबसूरत घड़ी देखी, कोई खूबसूरत ड्रेस देखा, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच। तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है। इसी तरह अलास, अलास मीन्स अफसोस, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, अलास हिज मदर हैज़ डाइड, यानी अफसोस, ओहो, अलास। आउच, जब आपको कोई चोट लग जाती है आप एकदम से मुंह से कहते हैं आउच, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता, ये जस्ट आपकी फीलिंग्स को इंडिकेट कर रहा होता है कि आप हर्ट हुए हैं और आपको उसका एहसास हो रहा है और आप अल्फाज में उसको बयान कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. So these were the parts of speech और I hope कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ चुके होंगे। सिर्फ इनके नाम याद करना काफ़ी नहीं है, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है। These are the top tips which I am giving to you just to improve your spoken English, and if you want to have fluency in your daily conversation you have to read newspaper daily. English newspaper आता है आप लोगों के घर में? ज़रूर आता होगा। अगर नहीं आता तो आप कोई भी ऐसा अखबार, कोई भी ऐसा रिसाला या आपके बड़े बहन भाइयों की कोई भी बुक आप उसको लें और उसको रीड आउट करें। बेशक आपको उसके मीनिंग्स ना समझ में आ रहे हों, लेकिन शुरू में आपको उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। आहिस्ता आहिस्ता जब आप गो थ्रू करेंगे, उसको बार बार पढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको अच्छे तरीके से ज़बान से अदा करने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा टिप ये है कि आपने जो भी सोचना है कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में सोचें।
नेवर हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हिचकिचाएंगे और बोलने में आप रिलक्टेंट होंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो गलत बोल दूंगा, ऐसा ना हो कि सामने वाले हंसें, डोंट बॉदर, फॉरगेट इट। इट डज़ंट मैटर कि सामने वाला हंस रहा है या जो भी है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग। ये हमारी मादरी ज़बान नहीं है। ये तो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है बाकी दुनिया में कि इंग्लिश को हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज करार दिया हुआ है, और उसको सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एकदम से 100% हो जाएं। सो नेवर हेजिटेट टू मेक मिस्टेक्स। When you are speaking in English, never hesitate to make mistakes. जब आप मिस्टेक्स करेंगे तो आपकी करेक्शन होगी ना। उसके बाद ट्राई टू फोकस द सिलेबल्स। आपने सिलेबल्स किए हुए हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं कि लफ्ज़ों को आप किस तरीके से तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, और ये जो सिलेबल्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि इसमें कितनी दफ़ा आपने तोड़ना है और कितनी दफ़ा आपने इसको अदा करना है किसी भी लफ्ज़ को। तो सिलेबल्स के ऊपर, और जब आप सिलेबल्स के ऊपर गौर करना शुरू कर देंगे तो आपको प्रोनंसिएशन, आपकी प्रोनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनंसिएशन यानी अल्फाज बोलने का अंदाज़। इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश के लहजे में ही बोलने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आप 100% नहीं बोल सकते तो कम से कम इसके अंदर इतनी बेहतरी ज़रूर लाइए कि वो ऐसा ना लगे कि आप किसी उर्दू या पंजाबी लैंग्वेज में इंग्लिश बोल रहे हैं। सो ट्राई टू फोकस द प्रोनंसिएशन ऑफ द लैंग्वेज विच यू आर स्पीकिंग। इसके लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि हाउ टू एक्सप्लोर वर्ड्स इन डिक्शनरी, जो कि आपका फेवरेट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इवेंट हुआ करता था आपकी क्लास में। और 2 से लेके ऑनवर्ड माशाल्लाह 7 क्लास तक के तमाम बच्चे जिनको मैंने डिक्शनरी एक्सप्लोर करना सिखाई थी, वो उनका एक बहुत अच्छा लेयर टाइम वो बन गया था, गेम बन गया था, और वो अपने फ़ारिग औकात में अपनी डिक्शनरी एक्सप्लोर करते थे, उसमें से वर्ड्स लेते थे और उनके मीनिंग्स लिखते थे, उनको बोलना सीखते थे। इस तरह आपकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी, आपके पास ज़ख़ीरा हो जाएगा। और जब आप उसको यूज़ करेंगे, अगर आपको कोई भी नहीं मिलता इंग्लिश बोलने के लिए, तो आप अपने रूम में चले जाइए, अपने मिरर के सामने, जो आपका ड्रेसिंग टेबल है, जो आपका मिरर लगा हुआ है जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, खड़े हो जाइए और कॉन्फिडेंटली अपने आप से इंग्लिश बोलिए। जब तक आप अपनी झिझक दूर नहीं करेंगे, उस वक्त तक कोई भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा नहीं कर सकता। तो ट्राई टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन यू एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। बार बार बोलें। जो लफ्ज़ आपकी ज़बान पर मुश्किल से चढ़ता है उसकी कोशिश करें कि बार बार प्रैक्टिस करें। इस तरह आपको पता चल जाएगा। और फिर दूसरी बात, जब भी कोई सेंटेंस पढ़ें तो आपको चाहिए कि आप फोकस करें कि इसमें से नाउन कौन सा है, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब कौन सा है, एडजेक्टिव क्या क्या है, इसमें प्रेपोजिशन कौन कौन से हैं, कंजंक्शन भी है और इंटरजेक्शन भी है। तो जब आप एक्सप्लोर करना सीखेंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, तभी जाकर आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा देना शुरू होंगी। बिकॉज़ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने लेक्चर के आगाज़ में कहा कि 2 मोड्स हैं, इंग्लिश ए और इंग्लिश बी। तो बी पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपनी डेली लाइफ में अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले अदा करें और ख़ुद उनका पोस्टमार्टम करें कि इसमें से नाउन, प्रोनाउन और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से हैं, वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर वर्ब है तो रेगुलर वर्ब कौन सा है, इर्रेगुलर वर्ब कौन सा है। बेटा, इंग्लिश जो है वो बहुत आसान नहीं है। इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। ये बिल्कुल आसान नहीं है। पीस ऑफ केक का मतलब होता है आसान, लेकिन ये बहुत ही आसान हो जाती है उसके लिए जो इसको समझ के पढ़ता है लॉजिक के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा ये कहा आपको समझ आ गया होगा। आई होप कि जिस तरह हमेशा से आप मुझे ओबे करते आए हैं, इन फ्यूचर आप मेरा साथ देंगे, जो मैंने पढ़ाया इसकी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी इंस्ट्रक्शंस मैंने आपके साथ शेयर की हैं उन पर अमल करेंगे। स्कूल के लेक्चर्स जो आपको भेजे जाते हैं उनको आप टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड करके गौर और तवज्जो से सुनिए, तभी आपको ये सब फ़ायदा देंगे।
तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।